गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है शक्ति। देखिए, हम शक्ति, सत्ता और वैधता जो हमारे थ्योरी के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने हमारी पिछली कक्षा में शक्ति से संबंधित मैंने आपको सामान्य परिचय कि बिना शक्ति के अध्ययन किए हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारे राजनीति विज्ञान की एक मूल अवधारणा है। ये देखा जाता है कि शक्ति ही निर्धारित करती है कि किस प्रकार से नियम बनाए जाते हैं, किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं, अधिकार कर्तव्यों का आवंटन वितरण सब कुछ शक्ति के माध्यम से किया जाता है। और इस शक्ति के संदर्भ में हम देखते हैं कि हमारे राजनीति विज्ञान के जो एक परंपरागत स्वरूप में से लेकर आधुनिक स्वरूप तक देखते हैं, तो इसका हमारे अलग अलग विचारकों ने सभी ने इसके बारे में, इसके महत्व को अपना ध्यान केंद्रित किया है। हम सबसे पहले अगर देखें वास्तविक रूप से, तो मैकियावेली ने इसके बारे में एक यथार्थ स्वरूप, एक वास्तविक और प्रथम शक्तिवादी विचार के रूप में उन्होंने अपने विचार दिए। उसके बाद में देखते हैं कि जो चार्ल्स मेरियम है, जिन्होंने शक्ति के संबंध में विभिन्न पक्षों की व्याख्या की। फिर देखते हैं कैटलिन है, लॉसवेल है, कैप्लोन है, मॉर्गेंथो हैं। इन लोगों ने भी, इन सभी महत्वपूर्ण बुद्धिजीवियों ने, विचारकों ने भी शक्ति के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। फिर विशेषकर देखते हैं कि लॉसवेल ने अपनी पुस्तक हु गेट्स व्हाट एंड हाउ तथा मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने शक्ति के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे उल्लेख किया। ऑर्गेन्स्की, रॉबर्ट बैस्टेड जैसे विचारकों के कथन हमने स्पष्ट किए, समझे, तथा साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि शक्ति का बल और प्रभाव से किस प्रकार से संबंध है, किस प्रकार से दोनों में भेद है। ये सब कुछ अध्ययन करने के बाद आज हम देखते हैं कि शक्ति के क्या रूप है, मतलब इसके कितने अलग अलग प्रकार हैं, हम देखते हैं। तो देखिए, राजनीति विज्ञान में शक्ति का बहुत ही विस्तृत प्रयोग होता है, और जिन्हें हम शक्ति के विविध आयाम कहते हैं, मोटे रूप से 3 तरह की शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारात्मक शक्ति के रूप में हम जान सकते हैं, जिसका हम एक एक करके आज स्पष्ट करेंगे, समझेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम राजनीतिक शक्ति। देखिए, राजनीतिक शक्ति से क्या तात्पर्य है? राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है कि समाज के मूल्यवान संसाधनों, समाज के जो भी मूल्यवान संसाधन, जैसे कोई पद है, सार्वजनिक पद है, प्रतिष्ठा है, कर है, पुरस्कार है, दंड है आदि का समाज को विभिन्न समूहों में आवंटन। कहने का तात्पर्य कि एक प्रकार से शक्तियों का इस प्रकार से वितरण, जिसमें हर किसी के पास उससे संबंधित, राजनीतिक शक्ति से संबंधित कोई न कोई उसके पास पद, पुरस्कार या प्रतिष्ठा, ऐसा कुछ न कुछ उसके पास हो, ऐसी कोई उसके पास शक्ति हो जिसमें वो उसे प्राप्त करके इस शक्ति का उपभोग करता हो समाज के हित में। आई बात समझ में? इसे आप समझ सकते हैं जैसे कोई भी सार्वजनिक पद धारण करना, सार्वजनिक किसी बहुत बड़े पुरस्कार से, या फिर आप समझ सकते हैं दंड भी इसके इंक्लूड होता है कि समाज विरोधी गतिविधि करने पर आपको राजनीतिक शक्ति के द्वारा दंडित किया जाता है। तो ये जो भी सम्मान दिया जाना था, प्रतिष्ठा के संदर्भ में समझ सकते हैं, तो ये सब किसमें इंक्लूड किए जाते हैं? राजनीतिक शक्ति के रूप में किए जाते हैं। सामान्य रूप से राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका करते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, जिसको हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के नाम से जानते हैं, यही इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। वास्तविक रूप से सती इसमें शक्ति है वो इसमें निहित रहती है, जिन्हें हम शक्ति के औपचारिक अंग इनको बिल्कुल कहते हैं। फॉर्मल जो इसके एलिमेंट्स हैं, हम उसको कहेंगे, इसको एलिमेंट्स, किसको? व्यवस्थापिका को, कार्यपालिका और न्यायपालिका को कहेंगे। इनके अलावा भी कुछ ऐसे और भी हैं जो शक्ति को प्रकट करते हैं। आप देखिए, जैसे विभिन्न दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप होते हैं, वो राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रभावशाली व्यक्ति भी सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अतः इन्हें हम अनौपचारिक ढंग से कहते हैं, मतलब इनफॉर्मल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं उनको, जिनका किसी प्रकार से
मतलब सरकार के अंतर्गत डायरेक्ट भूमिका नहीं होती है। सरकार के पास कार्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, यही सब कुछ होता है। यही एक प्रकार से औपचारिक या फॉर्मल एलिमेंट्स हैं। लेकिन वर्तमान जगत में यदि बात करें, वर्तमान में इस प्रकार से सरकार के कार्यक्रमों में, क्रियाकलापों में इनफॉर्मल एलिमेंट्स का भी, अनौपचारिक अंगों का भी एक भूमिका बड़ी है, जिसमें हम समझ सकते हैं कि दबाव समूह है, राजनीतिक दल है, प्रभावशाली व्यक्ति हैं या हित समूह हैं, ऐसे कुछ हैं जो इसमें अपनी हस्तक्षेप के द्वारा शक्ति को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो ये जो शक्ति है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक रूप से जो हमने देखा, ये सब किसके साथ इंक्लूड की जाती है, किस नाम से पुकारी जाती है? राजनीतिक शक्ति। आई बात समझ में? दूसरा है आर्थिक शक्ति। अब आर्थिक शक्ति से क्या तात्पर्य है? आप सभी को पता है कि उत्पादन के साधन और धन संपदा का स्वामित्व, उत्पादन के जो भी संसाधन हैं जिनसे देश के आर्थिक संसाधन, उत्पादन, वितरण और धन संपदा पर जो स्वामित्व है, उससे संबंधित जो शक्ति है वो आर्थिक शक्ति के रूप में जानी जाती है। आर्थिक शक्ति अनेक तरह से राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है। हमेशा आर्थिक शक्ति, मार्क्स तो कहते थे, इस पर पूरी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि दुनिया में जो कुछ मानव इतिहास का जो घटनाक्रम है, उसका जो इतिहास है वो यही है, सब कुछ की आर्थिक अवस्था से ही इतिहास का निर्माण होता था। अपना जो कार्ल मार्क्स हैं वो यही कहते थे कि जो मानव इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या की है, उसमें इसी बात को बल दिया है कि आर्थिक शक्ति ही अनेक तरह से राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है और उसी से ही निर्मित होती है। ऐसा माना जाता है कि आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं वे राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, यानी आप आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, आप शक्ति संपन्न हो, साधन संपन्न हो, आपके पास अथाह आर्थिक शक्ति है, तो जो आर्थिक रूप से संपन्न होता है वो राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के आपसे संबंध किस तरह के हैं, इससे लेकर उदारवाद और मार्क्सवाद में काफ़ी अंतर है। अब देखो, अगर हम विचारधारा के तौर पे अगर देखें तो दोनों ही विचारधाराओं में काफ़ी कुछ हमें भिन्नता दिखाई देती है, क्योंकि मार्क्सवाद अलग कहता है, उदारवाद अलग कहता है। अब उदारवाद ये कहता है कि राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले समाज में अनेक तत्व होते हैं जिनमें आपस में अंतर निर्भरता होती है और अकेला आर्थिक तत्व ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं करता है। ऐसा कौन कहते थे? उदारवादी विचारधारा कहते हैं कि राजनीतिक जो शक्ति है ना, उसको जो निर्धारित करने वाले समाज में अनेक तत्व होते हैं, केवल एक तत्व नहीं होता है कि केवल आर्थिक तत्वों की वजह से सब कुछ होता है, ऐसा नहीं होता है। और उनमें जो परस्पर जो आंतरिक अंतर्निर्भरता है वो केवल आर्थिक तत्व ही सब कुछ करता हो ऐसा नहीं है, काफ़ी तत्व होते हैं, सबसे मिलकर ही वो शक्ति बनती है। लेकिन मार्क्सवाद ये मानता है कि सब तरह की शक्तियाँ हैं वो आर्थिक शक्ति की नींव पर ही टिकी हुई है। बात समझ गया? मैंने आपको पहले भी बताया था। मार्क्स इसके सामने पूरी तरह से एकदम स्पष्ट है। ये कहते हैं कि जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ आज तक, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि इतिहास क्या है, कि इतिहास महान व्यक्तियों के कुछ विशिष्ट कार्यों का परिणाम है। ये कहते हैं कि नहीं है, ये सब बकवास है, झूठा है। मार्क्स ये कहता है कि नहीं, इतिहास आज तक की जो भी आर्थिक साधन, आर्थिक तत्व, उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण, इससे संबंधित ही सब कुछ इतिहास है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो भी जितनी भी शक्तियाँ हैं, चाहे किसी भी प्रकार की शक्ति हो, सब शक्तियाँ किस पर टिकी हुई है? आर्थिक शक्ति। एवं आर्थिक शक्ति समाज में राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करती है। यद्यपि अपन बात करें कि पूर्व सोवियत संघ जैसे साम्यवादी राज्य में निजी संपत्ति उत्पादन की निजी स्वामित्व पर रोक के बावजूद भी राजनीतिक रूप से ताकतवर एक नया वर्ग अस्तित्व बना रहा, जिससे स्पष्ट है कि ये मार्क्स की धारणा पूरी तरह सत्य नहीं है। तो मतलब जिस प्रकार से हम देखते हैं कि 1917 में सोवियत संघ में जो क्रांति हुई थी मार्क्सवादी लेनिन के नेतृत्व में, उस क्रांति के सब कुछ और इस बातों को यथार्थ रूप में लागू करते होते हुए भी दिखाई देता है कि निजी संपत्ति उत्पादन के निजी स्वामित्व रोक लगाने के बावजूद भी हम देखते हैं वहाँ पर एक नया वर्ग जो अस्तित्व में बना रहा, कुछ भी करके वो समाप्त नहीं हुआ। तो ये पूरी तरह से मार्क्स के विचारधारों से अपन पूरी तरह सहमत होना पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाता है। लेकिन ये जरूरी है कि आर्थिक शक्ति भी एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में या उसके प्रकार के रूप में स्पष्ट होती है। तीसरी है विचारधारात्मक शक्ति। देखो, आइडियोलॉजी अर्थात विचारधारा जिसको कहा जाता है, इसका बहुत बड़ा व्यापक और विस्तृत प्रभाव पड़ता है। विचारधारा के आधार पर ही दुनिया में बहुत कुछ बदलाव आते हैं, शक्ति के रूप में संरचना में परिवर्तन आते हैं। देखिए, विचारों का समूह जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है, ये लोगों को सोचने समझने का ढंग को प्रभावित करती है, बहुत कुछ प्रभाव करता है। हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे आत्मा को परिवर्तित करने वाली जो होती है वो विचारधारा होती है।
ये हमारे सोचने समझने का काम करने का रवैये को बदल देती है। यह विचारधारा किसी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि को उचित ठहराती है तो उसको फिर वैधता प्रदान करती है। मतलब आप समझ सकते हैं विचारधारा किसी शासन व्यवस्था में लोगों को उचित ठहराती है तो फिर उसको वैधता प्राप्त होती है, उसको जन सहमति प्राप्त हो जाती है। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रचलित होती हैं और उन्हें उचित ठहराने के लिए उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, एकात्म मानववाद इत्यादि अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं का सहारा लिया जाता है जो कि हम पढ़ते हैं समझते हैं। लेकिन कोई विचार किसी विशेष सामान्य परिस्थिति में जन्म लेता है, कालांतर में परिस्थितियां बदल जाती हैं, तर्क की दृष्टि से ये विचार पुराना पड़ जाता है, परंतु कुछ लोग उस विचार को बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि उसके साथ उनके स्वार्थ जुड़े रहते हैं। ये वर्ग उसे बचाए रखने के लिए हिंसा का प्रयोग भी करते हैं। आप देखते हैं कि मार्क्सवाद, साम्यवाद के नाम पर पूर्व सोवियत संघ, कंबोडिया आदि देशों में हजारों लोगों को मौत के घाट पर उतार दिया गया। आप देखते हैं कि माओवादी चीन ने सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर लाखों लोगों को सफाया कर दिया। इसलिए वो कहते हैं कि कोई विचारधारा क्या कहते हैं, कोई विचारधारा बहुत कुछ विपरीत भी होती है जो बिल्कुल उपयुक्त नहीं रहती हैं। आप भारत में देखेंगे कि भारत में माओवादी, नक्सलवादी इसी विचारधारा से प्रेरित होकर हिंसक कार्रवाई करते हैं। कई बार लोकतांत्रिक देशों के कुछ लोग अपनी विचारधारा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हिंसा की कार्रवाई में संलग्न हो जाते हैं। भारत के केरल राज्य में मार्क्सवादी कार्यकर्ता और वैचारिक विरोधियों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई इसी प्रकार से समझ सकते हैं। तो आप समझिए कि ये जो विचारधारा के आधार पर प्रेरित होकर जो कुछ काम करते हैं, जो कभी सरकार विरुद्ध कभी सरकार पक्ष में ये प्रकार होते हैं। अलग अलग हमने देखा कि जो क्रांतियाँ हुई चीन में हुई, सोवियत संघ में हुई, या फिर जो भी भारत में जो माओवादी नक्सलवादी प्रवृत्ति जो बढ़ती जा रही है, भारत के जो पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में, तेलंगाना जैसे राज्यों में, तो ये सब किससे हैं? ये सब हिंसक कार्रवाई करते हैं, वो विचारधारा से प्रेरित होकर ही करते हैं। तो विचारधारा के प्रभाव भी अपने आप में एक व्यापक प्रभाव डालता है। अब हम देखते हैं शक्ति की संरचना। देखिए, शक्ति की परंपरागत संकल्पना ऐसी क्षमता के रूप में की जाती है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। ऐसे में क्या समाज में ऐसे समूह की पहचान कर सकते हैं जो नियमित रूप से किन्हीं अन्य पर शक्ति का प्रयोग करते हैं? तो इसके संबंध में कुछ स्ट्रक्चर ऑफ पावर के रूप में उन्होंने कुछ अलग अलग सिद्धांत बताए। एक एक करके हम सब सभी सिद्धांतों को देखते हैं। पहला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व, ये किसी वर्ग विशेष का प्रभुत्व। तो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, ये जो सिद्धांत है ना, ये मार्क्सवाद की देन है। कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है, मार्क्सवाद जिसको जाना जाता है नाम से, उस मार्क्सवाद की देन है। ये इस बात में विश्वास करता है, ये जो मार्क्सवाद जो इसकी है देन है वर्ग प्रभुत्व है, वो उसकी मान्यता ये है कि आर्थिक आधार पर समाज में दो विरोधी वर्ग होते हैं। यानी आर्थिक आधार पर समाज दो विरोधी वर्गों में बंटा होता है। किस आधार पर? आर्थिक आधार पर। एक है आर्थिक रूप से ताकतवर बुर्जुआ वर्ग। ध्यान रखना बच्चों, बुर्जुआ का अर्थ होता है धनवान, अमीर, साधन संपन्न, शक्ति संपन्न। वो क्या कहलाता है? बुर्जुआ वर्ग, जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता है, ताकतवर होता है। और दूसरा होता है आर्थिक रूप से दुर्बल यानी कमजोर वर्ग, संपत्ति विहीन, संपत्तिहीन। वो होता है सरवारा। सरवारा का अर्थ होता है मजदूर या श्रमिक। आई बात समझ में? इसलिए इन शब्दों में कंफ्यूज नहीं करना है। बुर्जुआ का अर्थ होता है अमीर और सरवारा का मतलब श्रमिक, मजदूर, गरीब वर्ग। ठीक है। तो ये जो वर्ग प्रभुत्व ये कहता है कि समाज दो वर्गों में विभाजित होता है, एक बुर्जुआ वर्ग, दूसरा सर्वहारा वर्ग। इन दोनों विरोधी वर्गों के मध्य समाज में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। दोनों ये संघर्ष, ये जो वर्ग हैं, इनके मध्य क्या चलता रहता है? संघर्ष। क्योंकि दोनों के हित विपरीत हैं, दोनों के प्रतिकूल हित हैं। पूंजीपति ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है, मजदूर को कम से कम वेतन देना चाहता है। मजदूर है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेतन चाहता है। तो आप समझेंगे कि दोनों की अलग अलग हित हैं, इसलिए उनमें क्या पाया जाता है? संघर्ष पाया जाता है। अतः इनका मानना है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसलिए कहते हैं कि आज तक का पूरा इतिहास का अध्ययन करेंगे तो हमें हर समय, हर अवस्था में केवल वर्ग संघर्ष दिखाई देता है और कुछ नहीं। मार्क्सवाद के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य आर्थिक स्वार्थ से किया जाता है। इसका तार्किक परिणाम यह होता है कि मार्क्सवाद के अनुसार माँ अपने बच्चे का पालन पोषण अथवा संतान अपने माता पिता की सेवा केवल आर्थिक हितों के लिए करते हैं। क्या यह दृष्टिकोण अपूर्ण एक पक्षी नहीं है? अब ये कहते हैं कि हर चीज़ के पीछे एक आर्थिक लालच होती है। माँ बेटे का इसलिए पालन पोषण करती है, उसको लगेगा कि बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। या फिर माता पिता कि बच्चे इसलिए सेवा करते हैं, उनको पता है कि मुझे इनसे कुछ आर्थिक हितों की प्राप्ति होगी। तो ये
इन्होंने अपना तर्क दिया है, कहाँ तक सही है कहाँ तक है ये तो भी आगे पता चलेगा। इनके मतलब इनका खुद का व्यक्तिगत है, सर्वमान्य कोई तथ्य नहीं है, लेकिन इनका ये मानना है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, बुर्जुआ और सार्वभौम, जिसमें मध्य संघर्ष चलता रहता है। ये था वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। दूसरा है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। अब विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या है, देखिए समझिए आप। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार समाज शक्ति के आधार पर दो वर्ग हो। यह सिद्धांत क्या कहता है कि समाज है वो शक्ति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित होता है। एक विशिष्ट वर्ग जो शक्तिशाली होता है तथा दूसरा सामान्य वर्ग जिसके ऊपर शक्ति प्रयुक्त होती है, में बंटा होता है। मतलब समझ सकते हैं विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्ग। विशिष्ट वर्ग शक्तिशाली होता है, सब कुछ शक्तियाँ उसके पास होती है, और सामान्य वर्ग वो होता है जिस पर ये विशिष्ट वर्ग अपनी शक्तियाँ प्रयुक्त करता है, उस शक्तियों का उपयोग करता है। उनमें ये दो भागों में बंटा होता है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार ये वर्ग विभाजन केवल आर्थिक पर नहीं है, बल्कि अनेक आधार होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कुशलता है, क्षमता है, बुद्धिमत्ता है, प्रबंध क्षमता है, नेतृत्व क्षमता है। ऐसे कई उसके आयाम होते हैं जिस पर ये बंटी होती है। इन योग्यताओं के आधार पर प्रत्येक देश और प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में समाज का एक छोटा सा वर्ग ऊपर उभर कर आता है जो शक्तिशाली होता है और सामान्य जन पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे अपन करें कि देश के राजनेता हो, प्रशासक हो, उद्योगपति हो, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर आदि मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं जो हमेशा शक्तिशाली बने रहते हैं, भले ही औपचारिक रूप से किसी न किसी एक दल की सरकार हो। जैसे अपन कहेंगे इटली की वेलफेयर परेटो जिन्होंने द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी, गितानो मॉस्को जिन्होंने द रूलिंग क्लास लिखी, जर्मनी के रॉबर्ट पिसेल्स जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज नाम से पुस्तक लिखी। तो इन लोगों ने यही बात बताई थी कि इस प्रकार से ये जो अलग अलग जो वर्ग होते हैं उन्हीं आधार पर ये शक्ति का वितरण देखा जाता है। तीसरा है नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत है, इसका यकीन है या इसका मानना है कि समाज में शक्ति के विभाजन का आधार लैंगिक है। ठीक है, समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास है जो महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब लिंग के आधार पर शक्ति के विभाजन है, और समाज में सबसे जो शक्तिशाली वर्ग है वो पुरुष वर्ग है और उसके पास बहुत कुछ शक्तियां हैं, और ये हैं जो अपनी शक्ति का प्रयोग महिलाओं के ऊपर करते हैं। अतः इस आधार पर यूरोप में नारी मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ, आपको पता होगा। तो जो पुरुष प्रभुत्व को अंत करना चाहता है वो पुरुषों के प्रभुत्व को अंत करना चाहता है और नारी शक्ति को हर एक जगह व्यापक करना चाहता है। लेकिन महिलाओं के प्रति भारतीय परंपरा पश्चिम से बिल्कुल भिन्न है। वहाँ महिलाओं को मताधिकार और बराबर का दर्जा प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा, जबकि भारतीय दर्शन और आदर्श समाज की अवधारणा में नारी को उच्च स्थान प्राप्त रहा है। हमारे यहाँ पर कहा गया है जहाँ नारी की पूजा होती है वह देवताओं का निवास होता है। यथार्थ में भारत ने अपनी स्वाधीनता के साथ महिलाओं को मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भी दिया। अतः भारतीय अवधारणा नारी मुक्ति की मांग न होकर नारी स्वाधीनता की मांग का समर्थन करती है। आई बात समझ में? नारी को स्वतंत्रता दो, नारी मुक्ति की नहीं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में नारियों के लिए उज्ज्वल स्थान रहा है, सम्मान रहा है, और इतिहास में हम देखते हैं तो भारतीय नारियों ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण, अकल्पनीय और बहुत ही व्यापक अपना योगदान दिया है। तो ये हुआ नारीवादी सिद्धांत, और अंत में है बहुलवादी सिद्धांत। देखिए, शक्ति विभाजन का जो अंतिम जो एक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है वो है बहुलवादी सिद्धांत, जो उपयुक्त तीनों से बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल भिन्न है। क्या कहता है कि वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्गवाद और नारीवाद ये दावा करते हैं कि समाज है, मतलब जो शक्ति है, शक्ति का प्रयोग समाज को दो वर्गों में, शक्तिशाली और शक्तिहीन में बांटता है। मतलब आप देखेंगे कि पूर्व के दो, एक तो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और नारीवादी सिद्धांत, ये तीनों इस बात में यकीन करते हैं कि जो शक्ति है वो समाज में दो वर्ग यानी शक्तिशाली और शक्तिहीन दो वर्गों में बंटी होती है। आई बात समझ में? परंतु बहुलवादी सिद्धांत ये मानता है कि समाज की सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूहों में बंटी होती है। बहुल समूह एक समूह के पास नहीं है, ये सबके पास है, कम ज़्यादा मात्रा में सबके पास बंटी होती है। आई बात समझ में? समाज की सारी शक्ति एक वर्ग के हाथों में न रहकर अनेक समूह में बंटी होती है तथा उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन समूह में निरंतर या बेस एक सौदेबाजी चलती रहती है। अतः शक्ति के आधार पर समाज में शोषण व्यवस्था बिल्कुल नहीं होती। अपन कहें कि नहीं समाज में एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करते, नहीं, ऐसा नहीं होता है। समाज में सबके पास शक्ति होती है, एक वितरित रहती है। ये ठीक है, ये इस प्रकार से ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार से होता रहता है। अतः शक्ति के आधार पर समाज में शोषणकारी व्यवस्था बिल्कुल नहीं होती है।
यह भारतीय अवधारणा है जो शोषण तथा वर्ग संघर्ष पर आधारित न होकर उत्तरदायित्व पर आधारित है, जिसकी मान्यता है कि शक्तिशाली होने का अर्थ है सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। इसमें शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाकर समृद्ध समाज की स्थापना पर जोर दिया है। मतलब हम यहाँ पर शक्तिहीन या शक्ति संपन्न ऐसा नहीं बात नहीं करते, हम उत्तरदायित्व की भावना से काम करते हुए सबको मुख्य धारा में लाकर सबका समरस और सतत और प्रगतिशील समाज के निर्माण पर हम जोर देते हैं। ये है एक प्रकार से बहुलवादी सिद्धांत। तो ये हमने देखे आज शक्ति संरचना के रूप में अलग अलग सिद्धांतों, जिसमें वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्गीय, नारीवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत का जिसमें हमने स्पष्ट किया, अध्ययन किया और समझा।